नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ने के यूट्यूब चैनल पर। तो आपको पता है कि हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के प्रीलिम्स 2026 के लिए लास्ट 12 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। और हम हर दिन 15 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड हम सिंपली हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे नहीं बढ़ जाते, बल्कि हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड है तो उस कीवर्ड से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट स्टैटिक का पोर्शन है वो पूरा का पूरा पोर्शन कवर करते हैं एंड कुछ सेम ट्रिक्स देखते हैं। इन सेम ट्रिक्स का मतलब और कुछ नहीं है बल्कि यूपीएससी की लैंग्वेज को समझना है। एंड इस लैंग्वेज को कैसे समझना है मैं आपको पर क्वेश्चन इस क्लास में बताऊंगा। बाकी आपको अभी ये पता होना चाहिए कि ये क्लासेस मंडे टू फ्राइडे होती है एंड दोपहर 2:05 पर आपको वीडियो अपलोडेड मिल जाती है। बाकी अभी तक हमने डे 46 से पहले तक हमने 2014, 2015, 2016 एंड 2017 के प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट कर लिए हैं। 2018 का पेपर हमने डे नंबर 40 से स्टार्ट किया था एंड आज है डे नंबर 46, जहां पर हम सॉल्व करेंगे। यूजुअली हम रोज की क्लासेस में 15 क्वेश्चंस करते हैं, बट क्योंकि अब 2018 के प्रीवियस ईयर पेपर के सिर्फ 10 क्वेश्चन बचे हैं लास्ट के, तो आज की क्लास में हम उन 10 क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि है 91 से लेके 100 तक। ठीक है, तो अब बिना टाइम वेस्ट करे अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं पेन चेंज कर लेता हूं बस। देखिए, अगर मेरी स्पीड आपको स्लो लगे तो आप क्या कर सकते हैं, आप वीडियो की स्पीड को 1.25 या 1.5 पे करके देख सकते हैं। आप अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा। प्लस अगर किसी ने स्टार्टिंग का पोर्शन स्किप कर दिया तो मैं बता देता हूँ, अभी हम 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं। आज ये पूरा का पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा एंड आज हम सॉल्व करेंगे 91 से लेके 100 तक के क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए अब ये जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपके सामने। आपको पता है हर एक क्वेश्चन से पहले मैं आपको 15 सेकंड्स देता हूँ। आप 15 सेकंड्स में इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, सॉल्व करते हैं एंड फिर मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो क्वेश्चन होते हैं, ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं, उसमें आपको ये समझना है कि जितनी भी चीजें आप कनेक्ट कर पा रहे हैं उससे अगर आप आंसर तक पहुंच पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो हमेशा मैंने आपको बोला है कट ऑफ 50% से कम जाती है। ठीक है, अगर आप किसी क्वेश्चन में 50-50 तक भी नहीं पहुंच रहे तो आप उसको छोड़ना बेहतर समझना। अगर आपको ऐसा हो जाता है, हाँ, दो क्वेश्चंस के बीच में, दो ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूजन है, तो यू कैन गो फॉर इट। ठीक है, बट ये क्वेश्चन ऐसा है, चारों स्टेटमेंट्स नहीं पता होंगी तो फिर आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो 15 सेकंड्स दे रहा हूं, सोच लो, समझ लो, फिर मैं आपको समझाता हूं। चलिए अब देखिए, पहली जो स्टेटमेंट है इसमें लिखा गया है फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड। जब फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड की बात करी गई है तो हमें देखने को मिलेगा कि हाँ, कहीं ना कहीं ये हमारी आज़ादी के बाद ही हुआ है। इंडिया को जब आज़ादी मिली थी 1947 में, उसके बाद जो इलेक्शंस हुए होंगे उसमें ही ये पार्टी बनी हुई होगी। ठीक है, तो हाँ जी, ऐसा ही हुआ था कि फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट जो थी उसका नाम क्या था, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन से इलेक्शंस में कब इलेक्ट करी गई थी, एक केरला के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, एलए मींस लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हुए थे। ठीक है, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो थी वो जीती थी। 124 सीट्स थी, 60 सीटें इन्हें मिली थी। ठीक है, उसमें क्या हुआ था, उसमें आपको याद रखना है कि ये कब हुआ था। ऐसा हुआ था 1957 में। अब देखो क्या है, सेकेंड स्टेटमेंट, इंडिया देन लार्जेस्ट बैंक इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया वॉज रीनेम्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन 1955। फिर ऐसे ही बोला एयर इंडिया को नेशनलाइज्ड कब किया गया था, तो 1953 में किया गया था।
गोवा ये सबसे आसान था। गोवा बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, आपको पता है 1961 में पार्ट बन गया था जब पोर्तुगीज यहाँ से चले गए थे। अब देखो जरा, इस बात को समझना, ऐसे क्वेश्चंस में आप सोचो अगर एक भी चीज आपको नहीं पता तो आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप थोड़ा सा ऑप्शंस को देखना। आपको पता है यहाँ पे या तो फोर सबसे पहले आएगा या तो फोर सबसे एंड में आएगा, ठीक है, या तो थ्री सबसे पहले आएगा या तो थ्री सबसे एंड में आएगा। मतलब कहीं ना कहीं हमें एक बात समझ में आई कि पहले ऑप्शन में फोर आएगा या थ्री आएगा। अगर आपको इतना भी पता होता तब भी आप 50-50 तक पहुंच जाते कि इन दोनों में से पहले कौन सा हुआ था। तो हाँ, ऑप्शंस बहुत ज्यादा हेल्प कर देते हैं, बट फिर भी यही बोलूंगा कि अगर आपको राइट आंसर तक पहुंचना है तो आपको नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें ही ऐसे अब आप इसे सॉल्व करेंगे जब देखेंगे तो सब इसका जो ऑप्शन आएगा करेक्ट वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले हमें 1953 देखने को मिल रहा है, फिर 1955, देन 1957, देन 1961। तो ऐसे क्वेश्चंस में ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो पूरी तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद करेक्ट भी कर पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत क्वेश्चन है एग्जाम में सॉल्व करने के लिए। अब देखो, ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये एक्चुअल में करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, पॉलिटी का। तो ऐसे क्वेश्चन हम कहाँ करते हैं? करंट अफेयर्स के सेशन में करते हैं, आपको पता है ना। अक्टूबर की करंट अफेयर्स मैंने कंप्लीट कर दी है जिसमें मैंने 100+ क्वेश्चंस करवाए हैं और अलग से प्लेसेस इन न्यूज भी करवाए। सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ऐसे ही करंट अफेयर्स जो नवंबर की है ये मैं आपको कल करवाने वाला हूँ, ठीक है, सैटरडे को। कल मैं आपको करवाने वाला हूँ। इसमें हम 1 से लेके 15 नवंबर तक के क्वेश्चन सारे एक ही क्लास में कर लेंगे एंड देन 16 से लेके बाकी जितने बचेंगे वो हम उसकी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। मतलब 2 क्लासेस में पूरी करंट अफेयर्स आपकी महीने की खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो ये क्वेश्चन भी उसी साल का था, हुआ क्या था 2017 में, इन 2017 एक केस हुआ था। जस्टिस, ये रिटायर्ड जस्टिस थे, है ना, जस्टिस के एस, एक मिनट रुकिएगा, कॉल आ रही है यार, कॉल बहुत आती है क्लास के टाइम पे। चलिए, के एस पुत्ता स्वामी, जो कि रिटायर्ड थे, मैं ऐसे भी लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। ये रिटायर्ड थे। इन्होंने केस लड़ा था किसके अगेंस्ट? यूनियन ऑफ इंडिया, ऐसे लिख देता हूँ, यूनियन ऑफ इंडिया। तो उस केस में ये बात हुई थी कि जो राइट टू प्राइवेसी है इज प्रोटेक्टेड एज अ इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब आपको पता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है वो किसका पार्ट है? वो आर्टिकल नंबर 21 में लिखा गया है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 21। इसका मतलब क्या है? राइट टू प्राइवेसी भी किस में है? आर्टिकल नंबर 21 में। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिस क्वेश्चन में टाइम देना है उस क्वेश्चन में हम टाइम देंगे, जिसमें नहीं देना है उसमें हमें टाइम नहीं देना, क्योंकि हमें सिर्फ उन क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम देना है जहां से हम यूपीएससी की लैंग्वेज को समझ सकते हैं या फिर आगे आने वाले सालों में हमें वहां से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एमएसपी की बात करी गई है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, जितना भी एमएसपी का स्टैटिक का पोर्शन है, स्टैटिक पोर्शन उसे कवर कर लेंगे, ताकि आगे आने वाले सालों में ताकि आगे आने वाले सालों में हमें कोई क्वेश्चन देखने को मिले तो हम उसे इजीली सॉल्व कर पाए, है ना। ऐसे यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सी वो चीजें हैं, कौन सी वो क्रॉप्स हैं जो कि आपको एमएसपी जिन पर मिलती है। ठीक है, उस टाइम के हिसाब का क्वेश्चन है, उस टाइम के हिसाब से ये आंसर दूंगा। बट फिर भी बहुत सारी चीजें जो इसमें से आप निकाल सकते हैं। ये कॉफी है, ठीक है, ये क्या है? ये कॉफी है, ये याद रखना। ठीक है, चलिए 15 सेकेंड्स है आपके पास।
देखिए, अब आप खुद सोचना, एक चीज सोचना, एमएसपी यूजुअली उन क्रॉप्स पे दी जाती है, ठीक है, जो जिसके लिए आप समझो कि फार्मर्स को ऐसा ना हो कि उस वो इम्पोर्टेंट है और उसे उगाने के बाद फार्मर्स को उसके जो पैसे लगे हैं उस क्रॉप को उगाने में उससे भी कम प्राइस देना पड़े, उसमें बेचना पड़े, ऐसा ना हो, इसलिए गवर्नमेंट एक सपोर्ट प्राइस देती है जिसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं, ठीक है। अब आपको कुछ पता हो या ना पता हो, आपको पता है ये चीज कॉफी पे तो लागू नहीं होती है, ये तो आपको पता ही होगा अगर आपने एमएसपी पढ़ा है तो, ठीक है। अब देखो थर्ड कहां पर है, सिर्फ एक ऑप्शन को हटाते ही मैं आंसर तक पहुंच गया। मुझे नहीं पता होना चाहिए था कि एरेका नट पे मिलती है नहीं मिलती, ग्राउंड नट, ट्यूमेरिक, बार्ले, फिंगर मिलेट, सीसम, कुछ नहीं जानना था मुझे, मुझे बस इतना पता था कि भाई कॉफी पे तो नहीं मिलती, ठीक है। तो उसी से आप आंसर तक पहुंच गए। बट अब बात ये नहीं है कि आपने आंसर सॉल्व कर लिया या नहीं किया, आपको समझने की जरूरत है कि एमएसपी क्या होता है। आइए समझते हैं। कॉल्स ही कॉल्स, जब क्लास लेते हैं तभी कॉल्स आती है सारी। चलिए सबसे पहले कोर कॉन्सेप्ट देखते हैं इसका। डेफिनेशन क्या है, जो एमएसपी है, acts as a government set floor price to protect farmer for price drops and distress sales। मैंने वही आपको बताया कि क्या होता है कि जब भी गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहती कि फार्मर ने कोई क्रॉप उगाई है एंड इट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, बट उसको उगाने के बाद भी जितना उसने पैसा उस क्रॉप को उगाने में लगाया उससे कम पे उसे बेचना पड़े, नहीं तो उसे फायदा क्या होगा इतनी मेहनत करने के बाद भी। तो इसी वजह से एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय किया जाता है कि इतना तो आपको मिलेगा ही और गवर्नमेंट आपसे प्रोक्योर कर लेगी इस पर्टिकुलर क्रॉप को, ठीक है। एवोल्यूशन कब हुआ, इसे इंट्रोड्यूस किया था 1966-67 में, आपको पता है उस टाइम पे ग्रीन रेवोल्यूशन भी आया था 1960s में, लेट 1960s में, तो उस टाइम पर एमएसपी को इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। उसके बाद इसकी जो अनाउंसमेंट है ये कब करी जाती है, खारिफ क्रॉप्स के लिए खारिफ क्रॉप के सीजन के पहले करी जाएगी, राबी क्रॉप्स के लिए राबी क्रॉप्स के सीजन के राबी क्रॉप के सीजन के पहले करी जाएगी, ठीक है। इसकी रिकमेंडेशन कौन करता है, रिकमेंडेशन का मतलब क्या है कि खारिफ क्रॉप्स जो हैं उनको कितना एमएसपी प्रोवाइड करना है, जो राबी क्रॉप्स है उनको कितना एमएसपी प्रोवाइड करना है, जो कमर्शियल क्रॉप्स है उनको कितना एमएसपी प्रोवाइड करना है, ये सब डिसीजन कौन लेगा, ये सब रिकमेंडेशन कौन देगा। देखो एट द एंड तो डिसीजन गवर्नमेंट का है, बट इसकी रिकमेंडेशन कौन तय करेगा, इस पे वर्क कौन करेगा, वो करेगा सीएसीपी। सीएसीपी मतलब कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट, एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, सीएसीपी इसकी रिकमेंडेशन करेगा। फाइनलाइज कौन करेगा सॉरी, फाइनलाइज करेगी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसे चेयर कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर। तो इनडायरेक्टली बोले तो कौन कर रहा है, गवर्नमेंट ही फाइनलाइज कर रही है, ठीक है। नोडल एजेंसी, नोडल एजेंसी किस चीज की, प्रोक्योरमेंट के लिए, प्रोक्योर कौन करता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये तीन चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, अगर एमएसपी से कोई स्टैटिक क्वेश्चन बनता है तो इन तीनों में ही वो आपको घुमा देंगे। क्या पता वो ऊपर रिकमेंडेशन वाले को और अप्रूवल वाले को इंटरचेंज कर दें, बट आपको याद रखना है सही क्या है गलत क्या है, ठीक है। अब मैंने एमएसपी की क्रॉप्स भी ऐड कर दी हैं, यहाँ पे क्या है, आगे मैंने क्रॉप्स ऐड करी हैं, पर अभी इतना समझ लो कि 2025 के हिसाब से 22 क्रॉप्स पर एमएसपी प्रोवाइड करी जाएगी, जिसमें से 7 सीरियल है, 5 पल्सेस हैं, 7 ऑयल सीड्स हैं, 3 कमर्शियल क्रॉप है। 3 कमर्शियल क्रॉप कौन सी है, रॉ कॉटन, रॉ जूट और कोपरा, ठीक है। शुगर केन याद रखना एमएसपी के अंडर नहीं आती है, वो एफआरपी के अंडर आती है। क्वेश्चन घुमाया जाएगा, आपको भी बहकाया जाएगा एग्जाम में, याद रखना। शुगर केन को किसके अंडर कवर किया जाता है, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस के अंदर, ठीक है। ये क्या है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। कैलकुलेशन की मेथडोलॉजी देखते हैं, अभी के हिसाब से गवर्नमेंट क्या करती है, ये A2 प्लस FL के ऊपर 50% एक्स्ट्रा मार्जिन लगाकर जो एमएसपी का रेट है उसे तय करती है। ये A2 क्या है, A2 का मतलब है पेड आउट कॉस्ट, FL का मतलब क्या है कि फैमिली लेबर जितनी लग रही है, ठीक है, उसके ऊपर 15% मार्जिन लगाकर फिर एमएसपी को तय किया जाता है। पर MS स्वामीनाथन की एक कमेटी बैठी थी, उन्होंने बोला था कि आप C2 के ऊपर 50% लगाकर एमएसपी दीजिए। C2 क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट इंक्लूडिंग कैपिटल एंड लैंड वैल्यू,
ठीक है, कि कैपिटल कितनी लगी और लैंड वैल्यू कितनी है, उसके ऊपर 50% करके आप दीजिए। बट इसको नहीं माना गया है, अभी A2 प्लस FL के ऊपर 50% लगाकर MSP की कॉस्ट को तय किया जाता है। पर ये रिकमेंडेशन किसने दी थी? C2 प्लस 50% वाली स्वामीनाथन MS स्वामीनाथन कमीशन ने। ठीक है, MS स्वामीनाथन आपको पता है कौन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कौन कौन सी जो क्रॉप्स हैं वो कवर्ड है। सबसे पहले हम राबी क्रॉप्स के ऊपर आते हैं। तो इसमें कौन कौन से हैं? वीट, बार्ले, ग्राम, मसूर जिसे लेंटिल भी बोलते हैं, रेपसीड एंड मस्टर्ड एक ही है ये, ठीक है, प्लस सैफफ्लावर। सनफ्लावर नहीं है, सैफफ्लावर है, याद रखना। सनफ्लावर नहीं है, सैफफ्लावर है। खारिफ क्रॉप्स पे किसको मिलेगा? पैडी, ज्वार, बाजरा, मेज, रागी, तुर, मूंग, तुर को अरहर की दाल भी बोलते हैं, मूंग, उड़द। ऑयल सीड्स किस किस को मिलेगा? ग्राउंडनट, सनफ्लावर सीड। अब इसको ही आपको याद रखना है कि राबी क्रॉप्स में कौन सा आता है? सैफफ्लावर। और खारिफ क्रॉप में कौन सा आता है? सनफ्लावर। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर राबी क्रॉप्स, तो उसमें सनफ्लावर दे देंगे सैफफ्लावर की जगह, और वहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए याद रखना है सनफ्लावर आएगा खारिफ में और सैफफ्लावर आएगा राबी में। ठीक है, सोयाबीन, सीसम, आपका 6 नंबर का ऑप्शन यही था क्वेश्चन में, एंड नाइगर सीड्स। अब कमर्शियल क्रॉप में देखो तो अभी देखा रॉ कॉटन, पीछे पड़ा भी था रॉ जूट और कोपरा। अब इस चीज को याद रखना, ये जो कोपरा की एमएसपी जैसे हम देखते हैं ना, जो कोपरा की एमएसपी है वो डी हस्क कोकोनट जो है उसकी जो एमएसपी है वो सेम इसकी एमएसपी पे ही देखी जाती है। ठीक है, और वीएफसी टोबैको, ये जो है ये कमर्शियल क्रॉप है जिन पे दिया जा रहा है। मेनली मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ये तीन याद रखनी है। कौन सी? रॉ कॉटन, रॉ जूट और कोपरा। आगे बढ़ते हैं। ओके, पक, पखुई वाइल्ड लाइफ सैंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है? ठीक है, अब यही वही करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये सारी चीजें हम कहाँ पर कवर करते हैं? हम करंट अफेयर्स में कवर कर लेते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सेशंस मिल जाएंगे, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। इस क्वेश्चन पे मैं टाइम नहीं दूंगा बिल्कुल भी, क्योंकि इस पे टाइम देना फिजूल का टाइम खर्च करना है। आज की क्लास वैसे भी बहुत छोटी होने वाली है, रीजन बीइंग कि बहुत सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर के हैं और उसमें कुछ ज्यादा समझाने वाला है नहीं। ठीक है, तो जिन्होंने भी क्लास ली है, पिछली 2-3 क्लास तो काफी लंबी रही है ना, 1.5-1.5 घंटे की भी रही है। बट आज की क्लास चिंता मत करो, 35 मिनट्स या 40-45 मिनट्स में खत्म हो जाएगी। ये पकुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उस टाइम पे न्यूज पे थी, आज के टाइम पे याद रखना उस टाइम पर भी, आज के टाइम पे भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है समझने वाला, जिससे आगे भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेनली आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वो PSLV एंड GSLV को कंपेयर करके क्वेश्चन दिया गया है। तो आपके पास 15 सेकंड से स्टेटमेंट्स को पढ़ लीजिए और उसके बाद आप मुझे आप आंसर मार्क करिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ क्या राइट आंसर है क्या नहीं है। और डिटेल में PSLV एंड GSLV के बारे में भी आज पढ़ लेंगे। आपका साइंस एंड टेक का एक स्टैटिक पोर्शन कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए, इसके बारे में पढ़ लेते हैं पहले हम GSLV के बारे में, यहाँ पे PSLV के बारे में। ठीक है, तो पहले GSLV के बारे में चीजें पढ़ते हैं, जो मैं अंडरलाइन करूंगा सिर्फ उसे ही पढ़ना। ठीक है, सबसे पहले ये याद रखना, इसे डिजाइन किसने किया, डेवलप किसने किया और ऑपरेट किसने किया है? इसरो ने। ठीक है, उसके बाद ये किस लिए यूज होती है, ये किसकी बात कर रहे हैं हम? GSLV। ठीक है, GSLV में इसको किस लिए किया गया है? ताकि हम सेल्फ रिलायंस बना पाए किसमें? हैवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को और मीटरोलॉजिकल सैटेलाइट्स को डिप्लॉय करने में। ठीक है, इसमें हम क्या कर पाए? सेल्फ रिलायंस बना पाए, इस वजह से हमने
जीएसएलवी को बनाया। ये क्या है? एक लॉन्च व्हीकल है। क्या है? एक लॉन्च व्हीकल है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये कहाँ पर सैटेलाइट्स को डिप्लॉय करता है? जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट्स में। ठीक है, जो जो कि बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे होती है। पीएसएलवी जैसे नहीं, पीएसएलवी जो है वो आपको क्या करेगा? लोअर ऑर्बिट पे देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बोला गया है कि इसकी जो फिजिकल या फिर मैं बोलूँ कि पेलोड कैपेसिटी है वो ज्यादा होती है किससे? पीएसएलवी से। पीएसएलवी के बारे में आगे पढ़ेंगे तब आपको बता दूंगा। ठीक है, ये इसकी जो सैटेलाइट्स होती हैं वो आपको वो 2500 से लेके 5000 केजी तक ये डिप्लॉय कर सकते हैं। 5000 केजी तक कहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं? लोअर अर्थ ऑर्बिट में। और 2500 केजी तक का कोई भी सैटेलाइट होगी उसे कहाँ पे कर सकते हैं? जीटीओ में। जीटीओ का मतलब क्या है? जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। ठीक है, अब इसके बारे में हम ये जान लेते हैं कि इसमें जो फ्यूल होता है वो कितनी स्टेजेस में होता है और कौन सी स्टेज में कौन सा फ्यूल होता है। तो आपको याद रखना है ये 3 स्टेज व्हीकल होता है और पीएसएलवी जो होता है वो 4 स्टेज होता है। पीएसएलवी का भी अभी बता दूंगा उसमें कैसे होता है। जो ये 3 स्टेज व्हीकल होता है इसमें पहला जो स्टेज होता है वो सॉलिड फ्यूल का होता है। सॉलिड प्रोपेलेंट या फिर सॉलिड फ्यूल का होता है। ठीक है, सेकेंड स्टेज होती है लिक्विड फ्यूल की या लिक्विड प्रोपेलेंट की। थर्ड जो होती है वो होती है क्रायोजेनिक अपर स्टेज। ठीक है, जिसमें सुपर कोल्ड लिक्विड हाइड्रोजन फ्यूल को एंड लिक्विड हाइड्रोजन को यूज किया जाता है। ठीक है, लिक्विड हाइड्रोजन एज अ फ्यूल वर्क करता है और लिक्विड ऑक्सीजन जो होता है वो ऑक्सीडाइजर की तरह वर्क करता है। समझे इस बात को? तो आपको याद रखना है पहली स्टेज सॉलिड, लिक्विड, देन क्रायोजेनिक फ्यूल। इतनी बात समझ गए होगे तो आगे बढ़ते हैं। अब बाकी चीजें कोई इतना नहीं है, आप पढ़ सकते हैं इसे। इंपॉर्टेंट फिर ये है कि अभी के हिसाब से आप बात करेंगे तो आपको जीएसएलवी मार्क 2 और जीएसएलवी मार्क 3 देखने को मिलता है। जीएसएलवी मार्क 3 का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है? एलएमवी मार्क 3। ये आपको याद रखना है। एलवी मार्क 3, एलवीएम 3। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, पीएसएलवी की तरफ चलते हैं। पीएसएलवी क्या है? ये इंडिया का थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल है। क्या है? थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल है। ओके, अब इसके बाद क्या है कि ये क्या है कि ये ऑल्टरनेट्स बिटवीन दी सॉइल एंड लिक्विड प्रोपेलेंट। मैंने आपको बताया कितनी स्टेजेस होती है इसमें? 4 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी स्टेजेस होती है? ऐसी सॉलिड लिक्विड, इस तरीके से इसकी स्टेजेस देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। ये प्राइमली किस लिए यूज किया जाता है? कि सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट्स में सैटेलाइट्स को डिप्लॉय किया जा सके। ठीक है, कैन ऑल्सो लॉन्च सैटेलाइट्स इनटू लोअर अर्थ ऑर्बिट। जब ऊपर जा सकती है तो ऑब्वियसली नीचे भी कर सकते हैं। जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट्स में भी की जा सकती है और इंटर प्लानिटरी ट्रैजेक्टरीज में इसको सैटेलाइट्स को डिप्लॉय करने के लिए इसे यूज किया जाता है। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है, या मैं बोलूं कि इसकी एक खासियत क्या है कि ये क्या है? स्मॉल टू मीडियम पेलोड्स को ही कर सकती है। जैसे हमने जीएसएलवी में देखा कि 2500 केजीज तक के भी जो सैटेलाइट है उसे डिप्लॉय कर सकता है। 5000 केजीज तक की जो सैटेलाइट है उसे भी डिप्लॉय कर सकता है। बट वहीं पर हम बात करें पीएसएलवी की तो उसकी जो कैपेसिटी है वो स्मॉल टू मीडियम ही है। मतलब 1750 केजीज तक की जो सैटेलाइट्स हैं उनको ही ये डिप्लॉय कर सकते हैं। इसके वेरिएंट्स के बारे में यहाँ पे लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आ जाओ जरा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए जरा, यहाँ पे बोला गया है पीएसएलवी लॉन्च व्हीकल यूजफुल फॉर अर्थ रिसोर्सेज मॉनिटरिंग वेयर एज जीएसएलवी आर डिजाइन मेनली टू लॉन्च कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। इसे कैसे याद रख सकते हो? हमने देखा जीएसएलवी जो है काफी हाइयर ऑर्बिट्स में सैटेलाइट को प्लेस कर रहा है। हाइयर ऑर्बिट्स में अगर सैटेलाइट को प्लेस कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि हाइयर ऑर्बिट्स में सैटेलाइट को प्लेस करने का रीजन ये है कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स इजीली जहां भी पहुंचानी जा सकती है वहां पे पहुंचाई जा सकती है ना? जहां भी पहुंचाना चाहते हैं वहां पे पहुंचाई जा सकती है। इस वजह से जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है उन्हें हाइयर ऑर्बिट्स में रखा जाता है। इस बात को आप समझ चुके होंगे। वहीं पर अगर आपको अर्थ के रिसोर्स मॉनिटरिंग करने हैं तो वहां पर ज्यादा हाई ऑर्बिट्स में रखने की जरूरत नहीं है। इस वजह से पीएसएलवी को यूज किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट तो एकदम करेक्ट है। बोला गया है सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय पीएसएलवी अपीयर टू रिमेन परमानेंटली फिक्स्ड। ऐसा नहीं है,
मैंने अभी आपको क्या बताया, इधर आइए जरा पीएसएलवी के में, ये सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट्स होती हैं, ठीक है, में डिप्लॉय किया जाता है, ठीक है। तो जब भी सिंक्रोनस वर्ड आपको कहीं पे देखने को मिले, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सिंपल सा होता है कि ये किसी इंक्लाइंड एंगल में, कल मैंने आपको बताया था जियो स्टेशनरी में और जियो सिंक्रोनस में क्या डिफरेंस है, कि जियो सिंक्रोनस जो होता है वो एक इंक्लाइंड वे में, इंक्लाइंड एंगल पे उसे डिप्लॉय किया जाता है। तो जहां भी सिंक्रोनस वर्ड आए वो आप समझ जाना। हाँ, एक पॉइंट पे आके वो वापस सेम पोजीशन पे आएगा, बट वो पूरा टाइम सेम पोजीशन पे नहीं शो करेगा, ठीक है। वो स्टेशनरी जो ऑर्बिट्स पे रखा जाता है, उनको, जिसे हम कहते हैं कि उनको बोला जाएगा कि वो एक जगह पर परमानेंटली फिक्स्ड है, पर जो सिंक्रोनस है वो फिक्स्ड नहीं होते, ठीक है। तो अब वापस इस क्वेश्चन पे आओ, तो ये चीज बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है कि वो परमानेंटली फिक्स्ड होते हैं सेम पोजीशन में। ऐसा करने के लिए आपको सैटेलाइट को स्टेशनरी पोजीशन पर डालना पड़ेगा, जैसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती है, ठीक है। तो ये चीज तो एकदम गलत हो गई। जीएसएलवी मार्क 3 इज अ 4 स्टेज्ड लॉन्च व्हीकल, नहीं, अभी तो मैंने आपको बताया कि जीएसएलवी जो है वो 3 स्टेज्ड है। पहली स्टेज क्या है, लिक्विड, ठीक है। दूसरी स्टेज के, ओ सॉरी, पहली स्टेज है सॉलिड, दूसरी स्टेज है लिक्विड, और थर्ड स्टेज है क्रायोजेनिक, ठीक है। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, तो आगे तो कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ये क्या लिखा गया है, फर्स्ट एंड थर्ड इज सॉलिड, अच्छा, ये जीएसएलवी नहीं है, ये किसके लिए ट्रू है, ये किसके लिए ट्रू है, ये ट्रू है पीएसएलवी के लिए। मैंने आपको अभी बताया कि फर्स्ट एंड थर्ड स्टेज जो होती है सॉलिड, मतलब ऐसे होता है सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, ठीक है। बट वहीं पर जीएसएलवी, ये मैं ऐसे लिख देता हूं पीएसएलवी, जीएसएलवी में क्या होता है, सॉलिड लिक्विड क्रायोजेनिक, सीआर लिख रहा हूं, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो आपको क्या याद रखना है कि पीएसएलवी के लिए स्टेटमेंट ट्रू थी, पर जीएसएलवी के लिए नहीं है, तो ये भी गलत हो जाता है, ठीक है। तो अब यहां से आपका एक स्टैटिक का पोर्शन साइंस एंड टेक का कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं आपको ये क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि अभी आपको पता है कि एक सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था रिसेंटली, जिसके ऊपर मैंने करंट अफेयर्स में भी क्वेश्चन डाला है, प्लस जो मैं डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस डालता था उसमें भी एक मैंने उसके लिए पर्टिकुलर वीडियो बनाई थी। तो आपका काम क्या है, मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताओ वो सैटेलाइट कौन सी है जो रिसेंटली लॉन्च की गई थी, ठीक है, और वो जीएसएलवी से लॉन्च करी थी या पीएसएलवी से, ये भी मुझे जरूर बताना। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, ये उस टाइम के हिसाब से क्वेश्चन रेलेवेंट था, आज के हिसाब से क्वेश्चन रेलेवेंट नहीं है, बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपके पास 15 सेकेंड्स है, सोच लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या सही है क्या गलत है। चलिए, अब देखो, यहाँ पर मैंने जब आपको 2017 का एक एग्जाम पेपर करवाया था, उस टाइम पर भी देखो इसमें आपको लैंग्वेज समझने की भी जरूरत है। बोला गया कैपिटल इन्फ्यूजन, कैपिटल इन्फ्यूजन का मतलब क्या है, कि जब भी आपको किसी भी इकोनॉमी में कोई स्ट्रेस देखने को मिलेगा, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में, तो उस टाइम पर जो गवर्नमेंट होती है या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, वो किसी भी कंट्री की या किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को बूस्ट करने के लिए क्या करता है, कैपिटल उसमें इन्फ्यूज करता है, कैपिटल उसमें डालता है। वो फंड्स भी हो सकते हैं, वो इक्विटी भी हो सकती है, वो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है, उसे कैपिटल इन्फ्यूजन बोलते हैं। अब बोला गया कैपिटल इन्फ्यूजन इनटू पब्लिक सेक्टर बैंक्स, यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात बोली गई है।
बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टेडीली इंक्रीज्ड इन लास्ट डिकेड। अब आप एक चीज सोचो, अगर ये यहाँ पे लिखते हैं स्टेडीली इंक्रीज इन लास्ट 5 इयर्स, 3 इयर्स, 2 इयर्स, तो चलो मान भी लेते हैं। आपको पता है 2008 में वर्ल्ड फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे, है ना? ठीक है, उसके बाद 2018 तक क्या हर साल सिचुएशन सेम रही कि स्टेडी तरीके से कैपिटल इन्फ्यूज किया गया पब्लिक सेक्टर बैंक्स में? आप खुद सोचो, ऐसा हो सकता है क्या? स्टेडीली का मतलब है एक ही रेट पे, सेम रेट पे चलता गया चलता गया। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी नीड ज्यादा होती है, फिर नीड कभी और ज्यादा हो गई, फिर एकदम कम हो गई। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं। तो लास्ट डेकेड जब भी लिखो, बहुत बड़ा सिनेरियो है, ठीक है? तो इस ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो एकदम आप सतर्क हो जाइए कि क्या ये सच है भी या नहीं है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि हर चीज के लिए गलत होगा, बट आपको सतर्क होना है। बहुत सारी चीजों के लिए ये गलत होगा और बहुत कम चीजों के लिए ही ये सही हो सकता है। तो आपको ये देखना है कि जो भी क्वेश्चन यहाँ पे, अभी तो कैपिटल इन्फ्यूजन की बात करी गई है, आगे आने वाले सालों में कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, जीएसटी के बारे में डाल दे, कुछ भी डाल दे, तो आपको देखना है कि क्या ये सही हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम के हिसाब से 2008 में क्या आया था? वर्ल्ड फाइनेंशियल क्राइसिस। अभी अगर लास्ट डेकेड का भी लिखा जाए तो याद रखना, बीच में 2020 में कोविड शुरू हो गया था, तो बहुत सारी चीजें इधर उधर हो गई थी। तो याद रखना, लास्ट डेकेड जब भी लिखा हो तो कोविड का सिनेरियो अपने दिमाग में रखना और उसके बाद चीजों को आंसर करना। यहाँ के लिए ये गलत है। बोला गया है टू पुट द पब्लिक सेक्टर बैंक इन ऑर्डर, द मर्जर ऑफ एसोसिएट बैंक्स विद द पेरेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज बीन इफेक्टेड। एक बात सोचो, अभी ना मैं आपसे क्या कहता हूँ, आप अगर यूपीएससी की लैंग्वेज को समझ गए तो कुछ स्टेटमेंट्स तो आप वैसे ही सही या गलत मार्क कर दोगे। अब आप देखो, उनको स्टेटमेंट सही करनी थी तो उन्होंने लिखा है कि हैज बीन अफेक्टेड। उन्होंने नहीं लिखा पॉजिटिवली अफेक्टेड, उन्होंने नहीं लिखा नेगेटिवली अफेक्टेड, उन्होंने क्या लिखा? सिर्फ अफेक्टेड। तो इसका मतलब है कि हाँ, नेगेटिवली अफेक्टेड भी हो सकता है, पॉजिटिवली अफेक्टेड भी हो सकता है, बट उन्होंने क्लियर नहीं किया। और जब भी वो क्लियर नहीं करते ना, याद रखना वो स्टेटमेंट सही होती है। कल के एक क्वेश्चन में भी मैंने आपको दिखाया था, जब भी वो चीजों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करे, आप समझ जाओ वो चीज ठीक है। जब भी वो चीजों को एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करें तो आप समझ जाओ कि उस क्वेश्चन में कुछ झोल है, उस स्टेटमेंट में कुछ झोल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और ये क्या हो गया? आंसर ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी उस टाइम के हिसाब से थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन था, बट क्योंकि दो ऑप्शन इसमें ऐसे दिए गए हैं जिससे आप पूरा आंसर निकाल सकते हैं, तो ये लोग करके आ गए थे। बट फिर भी हर किसके ऊपर जीएसटी लगता है, किसके ऊपर नहीं लगता है, इसे याद करना बहुत मुश्किल है। बट हाँ, कॉमन सेंस से क्वेश्चन किया जा सकता है। यू हैव 15 सेकेंड्स, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या सही है क्या गलत है। चलिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि ये जो चार चीजें दी है इनमें से जीएसटी किस पे नहीं लगता, एग्जेम्प्टेड है, नहीं लगता है। ठीक है, अब लिखा है सीरियल ग्रेन्स हल्ड। हल्ड का मतलब क्या है? देखो, आपको पता है कि एक ग्रेन है, मान लो ये कुछ भी, मान लो ये ग्रेन है, इसके बाहर एक छिलका होता है। मेरी ड्राइंग काफी अच्छी है तो समझ जाना ये छिलका है, ठीक है? अब क्या किया जाता है, आपको पता है ये जो बाहर वाला छिलका होता है ये नॉन एडिबल होता है। ठीक है, इन एडिबल, सॉरी, इन एडिबल होता है। ठीक है, और जो ये अंदर वाला पार्ट होता है, जो मेन ग्रेन होता है, ग्रेन, ये एडिबल होता है। ठीक है, तो क्या किया जाता है, सीरियल ग्रेन हल्ड का मतलब क्या है? इस छिलके को निकाल दिया जा रहा है
और अंदर का जो ग्रेन है, जो मेन ग्रेन है, जो कोर पार्ट है, उसको बाहर रखा जा रहा है। ठीक है, क्या इस पे टैक्स लगेगा? आप खुद सोचो, इस पे टैक्स नहीं लगता है, तो ये एग्जेम्प्टेड होता है। ठीक है, नो टैक्स। अब चिकन एग्स कुक्ड, अब आप एक चीज सोचो, आप अंडे उबाल रहे हो, क्या उस पे टैक्स लगेगा? उसको बेचने पे टैक्स लगेगा? बिल्कुल भी नहीं, नो टैक्स। फिश प्रोसेस्ड एंड कैंड, ये याद रखना है आपको कि जब भी आप किसी भी चीज की प्रोसेसिंग कर दो, किसी भी चीज की प्रोसेसिंग कर दो और उसे कैंड कर रहे, कैंड क्यों करेंगे? बेचने के लिए करेंगे ना, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। प्रोसेसिंग, ओ सॉरी, ऑब्वियसली उस पर टैक्स लगेगा, टैक्स लगेगा। जब भी आपने किसी चीज को प्रोसेस कर दिया, प्रोसेस्ड फूड आप बेच रहे हो, तो उस पर टैक्स लगेगा, तो ये तो नहीं होगा हमारा आंसर। ये था थोड़ा सा समझने वाला कि क्या ये सही होगा या नहीं होगा। आप हमेशा याद रखना, चाहे कोई भी न्यूज़पेपर हो, उसमें एडवर्टीजमेंट दी गई है या एडवर्टीजमेंट नहीं दी गई है, पूरे न्यूज़पेपर पे कोई भी टैक्स नहीं लगता, कोई भी जीएसटी नहीं लगता, नो जीएसटी। इसको और बेटर लिखने के लिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, नो जीएसटी। ठीक है, क्योंकि अब जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, तो नो जीएसटी, नो जीएसटी और जीएसटी लगेगा, जीएसटी लगेगा। ठीक है, तो ये भी सही ऑप्शन है। तो यहाँ पर क्या है, 1 2 एंड 4। इसमें थोड़ी सी लोगों को दिक्कत हो गई थी, क्योंकि सबको नहीं पता है कि न्यूज़पेपर्स में कितनी भी एडवर्टीजमेंट डाल लो, एडवर्टीजमेंट के ऊपर न्यूज़पेपर कंपनी जो है वो टैक्स जरूर लगा देगी, पर एज ए न्यूज़पेपर, पूरे न्यूज़पेपर पे कोई टैक्स नहीं होता, कोई जीएसटी नहीं होता, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ओके। ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टैटिक का पोर्शन है, जिसमें हम एनवायरनमेंट का एक स्टैटिक पोर्शन, क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट से रिलेटेड जो पोर्शन है वो कवर करेंगे अभी थोड़ी देर में। 15 सेकेंड से सोच लो, समझ लो, और उसके बाद हम डिसाइड करते हैं क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, चलिए। अब क्या है कि लोग जो हैं वो कंफ्यूज इस क्वेश्चन में क्यों हुए थे। बोला गया, द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट इज इनकॉर्पोरेटेड इन द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि लोगों ने सोचा यार वाइल्ड लाइफ है, तो फॉरेस्ट राइट एक्ट आएगा या फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आएगा। पर आप सोचो, यहाँ पे हैबिटेट की बात हो रही है। ठीक है, अगर यहीं पे क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट होता तो यहाँ पे फॉरेस्ट राइट एक्ट की जगह क्या आ जाता, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, क्योंकि वहां पर पर्टिकुलरली किसी एक जीव की बात करी जा रही है। पर यहाँ पे पूरी वाइल्ड लाइफ की बात करी जा रही है, इसलिए ये फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंदर आता है, क्योंकि इस हैबिटेट में ट्राइबल लोग भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो उसको हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के अंडर नहीं रख सकते, इसमें ट्राइबल लोग भी इंक्लूडेड है जो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है। ठीक है, इस वजह से इसे फॉरेस्ट राइट एक्ट में रखा जाता है, तो ये सही है। जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा ही इसलिए गया था क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया जो बैगाज हैं उनको ये हैबिटेट राइट्स दिए गए थे। ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन उस साल पूछा गया था। अब ये बोला गया, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफिशियली डिसाइड्स एंड डिक्लेयर्स हैबिटेट राइट्स। यार देखो, डिक्लेयर करेंगे यस, डिसाइड करेंगे नो। डिसीजन की जो पावर है वो सबकी मिलके है, कलेक्टिव है, इसमें स्टेट्स भी इंक्लूडेड है।
स्टेट्स बताएंगी कि हाँ ये एरिया है, इसको हमें हैबिटेट राइट्स देने चाहिए, या यहाँ हमें क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट इसे डिक्लेयर करना चाहिए। ठीक है, वो बताते हैं। उसके बाद जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है वो डिक्लेयर करते हैं। तो डिसाइड करने की प्रॉपर पावर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया ऑफिशियली डिसाइड्स नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, 1 और 2 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अभी आओ, मैंने यहाँ पे सब कुछ डिफाइन किया है क्या नहीं है, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन थी सबको कि जो ये मिनिस्ट्री है एनवायरनमेंट की, क्या ये डिसाइड भी करती है, क्योंकि बहुत सारी जगह आपको देखने को मिलेगा हाँ वो डिसाइड करती है, पर हाँ वो मिलके डिसाइड करती है ना, वो खुद डिसाइड नहीं करती। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है लीगल बेसिस क्या है। ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है, इसको अगर कभी ऐसे लिखा हो, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, तो ये इसका पूरा नाम है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे क्यों मैं कह रहा था कि ट्राइब भी उसमें इंक्लूडेड है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नहीं आ सकता। अगर वहीं पे क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट होता तो उसका याद रखना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, क्योंकि उसमें किसी एक जीव की बात करी जा रही है जिसे बचाना है। ठीक है, डेफिनेशन की बात करें, एरियाज विद इन, जो ये क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है उसके एरियाज यहाँ पे बताए जा रहे हैं। एरियाज विद इन नेशनल पार्क, सेंचुरीज रिक्वायरिंग टू बी केप्ट इन वायलेट फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एस्टैब्लिश साइंटिफिकली एंड केस बाय केस। ये याद रखना, केस बाय केस पे बनाई जाती है ये। ठीक है, डिफरेंट केस के लिए डिफरेंट तरीके से ये बनाई जाएगी। नोडल मिनिस्ट्रीज इसमें दो है, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, क्योंकि ट्राइबल लोग भी इससे अफेक्टेड हैं। ठीक है, इसमें इस एक्ट से अफेक्टेड है, इस वजह से मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स भी इसका पार्ट है। ठीक है, एंड साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भी इसका पार्ट है फॉर डिक्लेरेशन। मैंने क्या बोला, डिक्लेयर करती है, डिसाइड नहीं करती, डिक्लेरेशन। ठीक है, तो दो याद रखना, दो नोडल इंडस्ट्रीज है। प्रोसेस क्या है कि कैसे डिसाइड किया जाएगा कौन सी क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है या नहीं है। रिक्वायर्ड साइंटिफिक एविडेंस प्रूविंग ह्यूमन प्रेजेंस हार्म्स वाइल्ड लाइफ, इन्वॉल्व्स एन एक्सपर्ट कमिटी, क्रूशियल crucially requires free prior and informed consent of the affected ग्राम सभा किसके अंडर आएगी, स्टेट के अंदर आएगी। विलेज काउंसिल फॉर रीलोकेशन टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन फॉरेस्ट राइट एंड कंजर्वेशन नीड टू बी क्रिएटिंग। ये इसके पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अलग से 6 पॉइंट बनाया है, 6 पॉइंट, ताकि आपको वो चीज समझ में आए कि डिक्लेरेशन और डिसीजन लेने में क्या डिफरेंस है। It is the respective state government that have the authority to officially decide, ठीक है, and declare habitat rights for primitive and vulnerable tribal groups after due process of consultation with the concerned traditional institutions and ग्राम समाज, जो यहाँ पे भी लिखा गया था ग्राम समाज से बात करनी है। फिर उसके बाद द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इज इन्वॉल्व्ड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, बट द डिक्लेरेशन ऑफ हैबिटेट राइट्स फॉर द ट्राइबल्स इन द स्टेट इज अ स्टेट फंक्शन अंडर द एक्ट। तो आप समझिए कि स्टेट गवर्नमेंट और जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है वो दोनों इसका पार्ट है, वो दोनों डिसाइड करेंगे मिलकर। ठीक है, ऐसे ही आगे और क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है, तो आप इसे भी पढ़ सकते हैं, बट जो चीजें मैंने बता दी है वही यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन पे मैं आपको टाइम नहीं दूंगा, बट मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैंने कल भी बोला था, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके नंबर आपको घर लेके जाने हैं। ये आप क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते। मैंने क्या बोला, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको ये देखना है क्या 0.000000001% भी चांस है कि वो सही हो सकता है। अगर वो ऑप्शन के सही होने के चांस इतने से भी है ना, तो भी आप उस स्टेटमेंट को करेक्ट मानोगे। जैसे बोला गया है कि कौन से ऊपर तरीके हैं जिससे प्लांट डिजीज को स्प्रेड किया जा सकता है। अब बर्ड्स एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जाके बैठते हैं, तो ऑब्वियसली उससे प्लांट डिजीज फैल सकता है। डस्ट ब्लोइंग से बिल्कुल, क्योंकि ऑब्वियसली वो किसके कांटेक्ट में आके डस्ट फ्लो कर रही है, ठीक है, प्लांट के कांटेक्ट में आके। तो अगर कोई डिजीज वहां पे है तो डस्ट के थ्रू वो दूसरे प्लांट पे भी जा सकता है। ऑब्वियसली रेन का मीन्स वाटर, और वाटर के थ्रू भी डिजीज फैल सकता है। विंड ब्लोइंग वही, डस्ट ब्लोइंग, विंड ब्लोइंग दोनों सेम है। समझे इस चीज को? तो 1 2 3 4 सारे करेक्ट हैं। मैंने आपको बोला है किसी भी इसमें ऑप्शन को एलिमिनेट करना है तो आप वो समझेंगे जिसमें इतने से भी चांसेस नहीं है कि वो चीज करेक्ट हो सकती है, तभी आप उसे राइट मार्क करेंगे। ठीक है, और उस स्टेटमेंट को हटाएंगे वहां से, नहीं तो आप सारी स्टेटमेंट सही मानेंगे।
आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। ये जो क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए भी, क्योंकि ये नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन जो है ये 2001 में लाया गया था। अब 2001 में लाया गया है तो आपको पता है कि 2025-26 में आप देखेंगे कि इसको 25 साल पूरे हो गए हैं ना, 2026 में मेनली। तो इस वजह से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, और अभी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिटेल में भी नहीं पूछा गया, सिर्फ इसके बारे में बोला गया है कि मिनिस्ट्री कौन सी है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऊपर भी देखा हमने गलत दे रखी थी, अभी ये क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट वाले में भी, और मिनिस्ट्री यहाँ पर भी गलत दे रखी है। ठीक है, मैं पहले ही बता देता हूँ। तो अभी तक हमने पिछले 5 सालों में 17 क्वेश्चन देख लिए मिनिस्ट्री से रिलेटेड, और सब में मिनिस्ट्री जहां पे दी गई है वो गलत दी गई है। तो अभी तक हमारा जो एक्यूरेसी रेट है वो 100% चल रहा है। तो आप इसे समझ के चलिए कि अगर कभी दो स्टेटमेंट में आप कंफ्यूज हो और वहां पे दिख जाए मिनिस्ट्री दे रखी है, तो आप मिनिस्ट्री वाली स्टेटमेंट को गलत ही मानना, अनटिल एंड अनलेस आप पूरी तरीके से श्योर हैं कि इसके लिए तो यही मिनिस्ट्री आएगी। हाँ, हो सकता है 2026 के पेपर में वो क्या करें, वो मिनिस्ट्री ठीक दे दें, पर वो तभी ठीक होगी जब आप श्योर होंगे कि वो मिनिस्ट्री ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। ठीक है, बट अभी तक के स्ट्राइक रेट के हिसाब से हम देख रहे हैं कि सारी ही मिनिस्ट्री गलत है। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोला गया है नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन इज ऑपरेटेड अंडर द गाइडलाइंस एंड डायरेक्शंस ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अब देखो उन्होंने क्या किया, इतनी कॉल्स भाई साहब, जैसे ही क्लास लेने लगता हूँ, अभी 40 मिनट्स भी नहीं हुए और 8 कॉल्स आ गई हैं। अब देखो जरा, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन की बात करी जा रही है, कहीं ना कहीं प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, प्रोडक्शन की बात करी जा रही है, तो रूरल डेवलपमेंट का तो वैसे ही आना नहीं बनता। कहीं ना कहीं ये बात कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की हो रही है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जुड़ी हुई होगी। इस बात को अगर आप अभी नहीं समझ पा रहे तो जरा सेकंड स्टेटमेंट पे आओ। बोला गया द एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी फंक्शंस एज द सेक्रेटेरिएट फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनपीओपी। अगर एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई अथॉरिटी है और वो इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम कर रही है, तो रूरल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री तो वैसे ही नहीं हो सकती। समझे इस चीज को कि एक्सपोर्ट और रूरल डेवलपमेंट का कोई भी मेल नहीं है। तो आपको याद रखना था कि रूरल डेवलपमेंट के अलावा अगर कोई कॉमर्स से रिलेटेड इंडस्ट्री होगी वही हो सकती है, और उसके लिए एक इंडस्ट्री बनी हुई है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट वैसे ही गलत हो गई। जब ये स्टेटमेंट गलत हुई तो आपकी दो स्टेटमेंट तो वैसे ही उड़ गई थी। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा क्यों गया था, ये क्वेश्चन पूछा ही इसलिए गया था क्योंकि उस टाइम पर इंडिया की फर्स्ट फुली ऑर्गेनाइज्ड स्टेट बन गई थी 2017 में, सिक्किम, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये करेक्ट है। अब आपको एक बात इससे समझ में आ रही होगी, क्या समझ में आया होगा इससे आपको, इससे एक बात समझ में आई होगी कि अगर कुछ भी हो रहा है, जैसे ऑर्गेनिक स्टेट पहली बन गई वो सिक्किम, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऐसी स्कीम उठाई, एक ऐसा प्रोग्राम उठाया जो इस ऑर्गेनिक स्टेटस से रिलेटेड था, और उन्होंने उस पर क्वेश्चन बनाया। ऐसे ही जब हमने देखा पेगास को क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट में ऐड किया गया, तो तब क्वेश्चन क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के स्टैटिक पोर्शन से बनाया गया। तो अब जब भी आप ऐसे देखें कि फर्स्ट टाइम कुछ हो रहा है हमारे इंडिया में, तो उस टाइम पर उससे रिलेटेड जो प्रोग्राम चल रहे हैं या स्कीम चल रही हैं वो भी आपको पढ़ना है। और इन्हीं सब चीजों को देख के, क्योंकि मैंने ये सब चीजें देखी हुई हैं, तो इन्हीं सब चीजों को देखकर मैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनाता हूँ। ठीक है, जो आपको लेक्चर्स में देखने को मिल जाएंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2 और 3। ओके, अभी जरा थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन पढ़ लेते हैं, क्योंकि देखो 25 साल पूरे हो गए हैं, बिल्कुल स्टैटिक पोर्शन पे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटिंग बॉडी कौन है, अपीडा। अभी हमने देखा एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी इसकी करेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, लॉन्च ईयर 2001, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। कोर फोकस क्या है, देखो यार नाम में ही ऑर्गेनिक है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट से रिलेटेड, प्रमोशन से रिलेटेड, एक्रेडिटेशन से रिलेटेड। आपको पता है एक्रेडिटेशन का मतलब क्या है, कि आईएसओ मार्क मिल गया। समझे कि अब ऑथेंटिसिटी बढ़ गई उसकी,
और उसके स्टैंडर्ड्स को डिसाइड करने से रिलेटेड इसका कोर फोकस है। स्टैंडर्ड्स क्यों डिसाइड करने हैं? स्टैंडर्ड्स इसलिए डिसाइड करने पड़ते हैं कि इंटरनेशनली अगर आप उसे बेचना चाहें तो इंटरनेशनल मार्केट में उसके स्टैंडर्ड्स देखे जाते हैं कि क्या इसके स्टैंडर्ड्स हमारे स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं। अगर आपने अपने देश में स्टैंडर्ड्स इस तरीके से तय करे हैं कि उसे वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मैच कर रहे तो उसका एक्सपोर्ट इजी हो जाता है। इस वजह से यहाँ पर कोर फोकस स्टैंडर्ड भी था, स्टैंडर्ड सेट करना भी था। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग, सर्टिफाई प्रोडक्ट्स, फैसिलिटेट एक्सपोर्ट, वही ऊपर जो लिखा हुआ है सब कुछ, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डेवलप ऑर्गेनिक प्रोसेसिंग। ऑर्गेनिक फूड की इधर से बात करी गई है, याद रखना। ठीक है। ग्लोबल रिकॉग्निशन की बात करी जाए तो स्टैंडर्डली रिकॉग्नाइज्ड बाय ईयू एंड स्विट्जरलैंड, वही मैंने बोला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करना है। ठीक है। उसके बाद लेटेस्ट डेवलपमेंट की बात करी जाए तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि एनपीओपी पोर्टल बनाया गया, ऑर्गेनिक प्रमोशन पोर्टल बनाया गया, ट्रेस नेट 2.0 बनाया गया फॉर ट्रेसेबिलिटी। समझे इस चीज को? साथ ही साथ लिंकेजेस की बात करी जाए, सपोर्ट्स अदर स्कीम्स लाइक परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY। ठीक है। एक्रेडिटेशन मैंने आपको बता दिया, वही ISO मार्क, IEC गाइड 65, ये सब दिए जाते हैं ताकि इंटरनेशनली भी उसे बेचा जा सके। स्टैंडर्ड ऐसे सेट करने की इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट कर पाए। सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करी जाएगी, प्रमोशन किया जाएगा ताकि इजी हो जाए लोगों के लिए उसको बाहर बेचना। तो ये क्या है? ये हमारा पूरा का पूरा एनपीओपी से रिलेटेड डेटा था। ठीक है। एनपीओपी से रिलेटेड डेटा था। अब आपको क्या समझना है? आज है फ्राइडे, तो आज इसकी लास्ट क्लास थी इस हफ्ते की, और इस हफ्ते हमने 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट कर लिया। ठीक है। कल करंट अफेयर की क्लास आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। करंट अफेयर की क्लास में कल हम 1 नवंबर से 15 नवंबर तक कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। तो कल की क्लास में अब हम मिलते हैं। कल है सैटरडे, मंडे टू फ्राइडे ये क्लासेस होती है। तो अब जो प्रीवियस ईयर पेपर्स की क्लास होगी वो होगी मंडे को। तब तक के लिए जय हिंद।